यूं तो बांग्लादेश 17 दिसंबर सन 1971 को वजूद में आया, लेकिन इसके क़याम की बुनियाद 19 बरस पहले 21 फरवरी सन 1952 को ढाका की सड़कों पर पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े की सूरत में रखी जा चुकी थी। सन 1947 में जब बरतानवी नौआबादियाती हुक्मरान बरसगीर से वापस लौटे और यहाँ मजहब की बुनियाद पर दो मुल्क इंडिया और पाकिस्तान बनाए, तो मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान अदम एतमाद उस वक्त भी मौजूद था। दो ऐसी कौमों के साथ पाकिस्तान की तख्लीक हुई जिनमें 2000 मील का फासला था, अलग जुबानें बोलते थे और सकाफती तौर पर भी यकसा नहीं थे। ऐसे में नजरियाती इख्तलाफात होना नागुज़ीर थे। 21 फरवरी सन 1952 को पेश आने वाला वाक़या इस तसादुम का हतमी इजहार था। इस खूनरेज़ वाक़े की बुनियाद दोनों मुल्कों की तश्कील से पहले ही रखी जा चुकी थी। अब्दुल मतीन और अहमद रफ़ीक ने अपनी किताब लैंग्वेज मूवमेंट हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस यानी तहरीक ज़ुबान, तारीख और अहमियत में लिखा है कि अव्वलीन मुश्किल तो अदब और सकाफत तक महदूद थी। ज़ुबान की यह तहरीक महज एक अलग वाक़या नहीं था। इससे दिहाइयों कबल मुसलमान बंगालियों में सेकुलर कॉम्परस अनासिर नशोनुमा पा रहे थे। जब ये वाज़ेह होगा कि पाकिस्तान नाम का मुल्क होगा, तो इस बात पर बहस होने लगी कि सरकारी ज़ुबान क्या होगी, उर्दू या बंगला। हत्ता कि कुछ लोगों के जहनों में अरबी और अंग्रेज़ी ज़ुबानें भी थी। पाकिस्तान के क़याम के वक्त मुल्क की कुल 6 करोड़ 90 लाख आबादी में 4 करोड़ 40 लाख अफराद बंगाली ज़ुबान बोलते थे। पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने के बाद उस वक्त अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ज़ियाउद्दीन अहमद ने तजवीज़ दी कि उर्दू को सरकारी ज़ुबान करार दिया जाए। पाकिस्तान बनने के चंद माह बाद ही बंगला ज़ुबान को डाक के टिकटों, सिक्कों और पोस्ट कार्ड्स वगैरह से हटा दिया गया। तमाम नकूश उर्दू और अंग्रेज़ी में छापे गए, हत्ता कि आबादी की अक्सरियत बंगला बोलने वालों की थी। ये पहला झटका था। ये वो वक्त था जब बंगालियों के दिलों में अदम एतमाद का बीज फूटने लगा। उस वक्त ये वाज़ेह हो चुका था कि उर्दू एक ऐसी कौम पर मुसल्लत कर दी जाएगी जो एक यकसर मुख्तलिफ मादरी ज़ुबान बोलते थे। इस मसले पर सबसे पहले मुसन्निफ़ीन और सहाफ़ियों ने अपने ख़दशात का इज़हार किया। उस वक्त के मकबूल अखबार मिल्लत ने इदारिया शाये किया जिसमें लिखा गया कि अपनी मादरी ज़ुबान की बजाय किसी दूसरी ज़ुबान को सरकारी ज़ुबान के तौर पर कबूल करना ग़ुलामी के मुतरादिफ़ है। मुल्क की अहम दस्तावेज़ात जैसे कि रेल टिकट और डाक की मोहरों से बंगला ज़ुबान के खारिज किए जाने के बाद तलबा और सिविल सोसाइटी ने मुजाहरे किए। पाकिस्तान में बंगाली ज़ुबान बोलने वाले सरकारी मुलाजमीन ने भी एहतजाज किया। सन 1948 में उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान के वज़ीर आला ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने कहा कि ये चीज़ें ज़ुबान के हवाले से मुबाहिसा शुरू होने से पहले ही शाया की जा चुकी थी। उस वक्त तक ये मामला लिसानी आज़ादी का नहीं रहा था। बंगालियों ने भी पाकिस्तान की रियासत में इक़्तिसादी और सियासी तवाज़ुन की तलाश शुरू कर दी। 1947 में रोज़नामा आज़ादी ने एक मज़मून शाया किया जिसमें लिखा था कि अगर उर्दू सरकारी ज़ुबान बन जाती है तो जिन लोगों ने इस ज़ुबान में तालीम हासिल की वो तो मुलाजमतों के लिए काबिल तसव्वुर होंगे, जबकि बंगला बोलने वाले लोगों को कम अहल समझा जाएगा। सन 1948 में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ढाका आए। मशहूर रेस कोर्स मैदान में उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि उर्दू सिर्फ उर्दू ही पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान होगी। Let me make it very clear to you, leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. And anyone who tries to mislead you is really the enemy of Pakistan. Without a state language, no nation can remain tied up solidly together and close together. Look at the history. Every government has got to have some state language. Therefore, so far as the state language is concerned, Pakistan's state language shall be Urdu. Let me restate my views on the question of the state language, Pakistan. For official use in this province, the people of province can choose any language they wish. This question will be decided solely in accordance with the wishes of the people of this province alone, as freely expressed through their accredited representatives at the appropriate time and after full and dispassionate consideration. There can, however, be only one lingua franca, that is the language for the intercommunication between the various provinces of the state, and the state language. That language should be Urdu and cannot be any other. State language, therefore, must obviously be Urdu, a language that has been nurtured by hundreds of millions of Muslims of this subcontinent. Language understood throughout the length and breadth of Pakistan, and above all, a language which more than any other provincial language embodies the best
that is in Islamic culture and Muslim tradition and is nearest to the language used in other Islamic countries. इनकी तकरीर पर मजमे की जानिब से फौरी शदीद एहतजाज सामने आया, क्योंकि इस ज़बान बंगालियों के लिए नौबारत थी। इसे सियासी और इक्तिसादी बर्तरी कायम करने और दबाव का एक हरबा समझा गया। उस वक्त मगरबी पाकिस्तान में समझा जाता था कि बंगाली सकाफत का हिंदू मत की तरफ ज़्यादा झुकाव है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सरकारी ज़ुबान के हवाले से अपने फैसले पर गैर मुतज़लज़ल रहे। बंगालियों को डर था कि अगर इन पर दूसरी ज़ुबान मुसल्लत कर दी गई, इनमें से बेशतर और इनकी आइंदा नस्लें नाखानदा रह जाएंगी। शदीद नाराज़गी के आलम में जनवरी सन 1948 में बासर सियासतदानों और समाजी शख्सियात ने मिलकर राष्ट्र वासर शिंगरम परिसाद नामी एक तंजीम बनाई। इब्तदा में इन्होंने अपनी सरगर्मियाँ खुफिया रखी। इस गिरोह ने तारीख के लिए रास्ता मुतय्यन किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात के बाद ज़ुबानों की बहस सन 1952 तक जारी रही। जब भी पाकिस्तान से कोई अहम शख्सियत वहाँ का दौरा करती, ये मसला उजागर हो जाता। 26 जनवरी सन 1952 को पाकिस्तान की असम्बली ने उर्दू को सरकारी ज़ुबान करार देने की हतमी मंजूरी दे दी। इसने मशरिक़ी पाकिस्तान में शोले भड़का दिए। अगले दिन ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, जो उस वक्त तक गवर्नर जनरल बन चुके थे, उन्होंने ढाका में एक बड़ी रैली के दौरान बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ दोहराया। वहाँ का बाशिंदा होने की हैसियत से ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के इस बयानिए ने ज़ुबान की तहरीक को यकसर बदल दिया और बंगालियों में धोखा दिए जाने का एहसास बढ़ने लगा। उन्होंने इस तकरीर को मुस्तरद करते हुए मशरिक़ी पाकिस्तान में आम हड़ताल और मुजाहरे शुरू कर दिए। तलबा, सियासतदान, सहाफ़ी और दीगर पेशावर अफराद इन मुजाहिरों में पेश थे और हर गुजरते दिन के साथ ये मुजाहिरे फैलते गए। 21 फरवरी को एक और आम हड़ताल की कॉल दी गई। ढाका यूनिवर्सिटी और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई ताकि मजमा जमा ना हो सके, लेकिन एहतजाज को रोकने के लिए यह सब नाकाफी साबित हुआ। ढाका यूनिवर्सिटी के तलबा दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए सड़कों पर निकल आए। तब यौम शोहदा का जन्म हुआ। पुलिस ने गोली चला दी, जिससे मुतादिद मुजाहिरीन हलाक हो गए। इनमें से बेशतर तलबा थे। इस वाक़े ने ज़ुबान के मसले पर होने वाले मुजाहिरों को मज़ीद भड़का दिया और ये तब तक कम नहीं हुए जब तक बंगला को 4 साल बाद सरकारी ज़ुबान के तौर पर तस्लीम नहीं किया गया। मादरी ज़ुबान के लिए लड़ाई ने वाज़े कर दिया कि 2 कौमें एक नहीं हो सकती और इसी वजह से 19 साल बाद बांग्लादेश की रियासत मार्ज़ वजूद में आई। ज़ुबान की इस तहरीक में कुल कितने लोग मारे गए, ये आज तक मालूम नहीं हो सका। कुछ मौरखीन का कहना है कि यह तादाद 40 है और इनमें सरे फहरिस्त नाम बरकत, रफ़ीक, जब्बार और शफीउर रहमान थे। बांग्लादेश में उस वक्त से 21 फरवरी को यौम शोहदा बनाया जाता है। यूनेस्को ने सन 1999 को 2 बांग्लादेशी शहरियों की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के उस वक्त के सेक्रेटरी जनरल कोफ़ी अन्नान को लिखे गए ख़त के बाद 21 फरवरी को मादरी ज़ुबान का बैनुल अक़वामी दिन करार दे दिया था। 2010 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने करारदाद पास की, जिसमें मादरी ज़ुबान के दिन को मनाने की मंजूरी दी गई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।